जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। हम लोग इस वर्ष 2026 में जो बिहार बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें 12वीं अंग्रेजी का विषय जो है उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा किताब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 सेट करा चुका हूँ, चौथा सेट मैं आज करा रहा हूँ। 20-20 क्वेश्चन का 20-20 प्रश्नों का सेट मैं करा रहा हूँ। 60 प्रश्न करा चुका हूँ, आज मैं और 20 करा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिए मैं वही प्रश्न आपको बता रहा हूं जो इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किताब से। किताब से 40 प्रश्न पूछने हैं, उम्मीद है कि इसमें से 35 से अधिक लड़ जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। करेक्ट। द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया हुआ ना यहां से यहां तक, ये इज फ्रॉम कौन से लेसन से लिया गया है। ठीक है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि समझिएगा, याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। समझिए, कोई ना कोई सेंटेंस को उस प्रश्न से पकड़िए। यहाँ सिविलाइजेशन दे रहा है तो सिविलाइजेशन जब आप पढ़िएगा ना तो ज्यादातर चांसेस है आपकी किताब में इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से ही पूछता है। वो लाइन जो उठाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहला लेसन जो आपका अप्रोच किया है महात्मा गांधी से, वहीं से आपको लेके पूछता है। इसका अर्थ समझ लीजिए, सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वो कार्य करने का तरीका है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो हमारे क्या बोलते हैं कर्तव्य का मार्ग दिखाता है कि हमारा कर्तव्य का मार्ग क्या है। सभ्यता वो हमारे एक माध्यम है जो हमारे कर्तव्य को के मार्ग को दिखाता है कि हमको कर्तव्य क्या करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है, भारत इज माई होम इज रिटन बाई। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 2 है। जब आप पढ़ेंगे तो लेसन आपको याद रखना है, किसी भी हाल में भूलना नहीं है। इससे और भी प्रश्न आपको पूछेंगे, आगे मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव में। तीसरा प्रश्न है, डोरथी एल्सेयर्स इज एन। डोरथी एल्सेयर्स क्या है? नॉवेलिस्ट, सिंगर, एसेइस्ट या एक्टर? आप देखिए तीनों में से क्या है। तो डोरथी एल्सेयर्स क्या है? एसेइस्ट है, निबंधकार। ऐसे मतलब निबंध होता है ना, तो एसेइस्ट मतलब निबंधकार। तो डोरथी एल्सेयर्स क्या है? एक निबंधकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चौथा प्रश्न आपका है, इन स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, जो आपका पोयम है स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, जो पोयम है, विच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर हिज रिटर्न। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है, जब वो पोयम आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ समझ लीजिए, जो आपके पोयम है ना स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, कह रहा है कि इसके कवि है ना, विच नेचुरल इवेंट, कौन से प्राकृतिक घटना को, डज द पोएट कंपेयर, कभी तुलना करता है, हिज रिटर्न, अपनी वापसी का। मतलब जब कभी कहीं जाता है घूमने के लिए और वहां से वापस आए कि ना आए, उस वापसी की तुलना किससे करता है कवि इस कविता में स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो में? तो कवि अपनी तुलना सूर्य से करता है। द सन राइजिंग आफ्टर सिटिंग ईस्टर नाइट। ईस्टर नाइट जो है ना ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका आजकल यूज हो रहा है स्टरडे। स्टरडे मतलब कल होता है, तो वही कह रहे हैं जो सिनोनिम के अर्थ में यूज होता है स्टरडे, समानार्थी शब्द, कि कभी अपने जाने का फिर वापस आने की तुलना किससे करता है? कह रहा है कि जैसे सूर्य डूब जाता है ना और फिर आ जाता है, वैसे ही मैं भी जाऊंगा और आ जाऊंगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका है, व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ अ सिविलाइजेशन। मतलब महात्मा गांधी के अनुसार एक सभ्यता का ट्रू टेस्ट क्या होता है? सच्चा जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, परीक्षा होता है, क्या होता है किसी भी सभ्यता का? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मोरल मतलब नैतिक होता है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, मतलब भगवान वगैरह से जुड़ा हुआ, चाहे आप कहें कि अच्छे काम करें बुरे काम ना करें। प्रोग्रेस मतलब उन्नति। तो सीधी सीधी बात है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द ट्रू टेस्ट। ट्रू टेस्ट क्या है आपका? सिविलाइजेशन एक सभ्यता का सच्चा जो सत्य क्या बोलते हैं परीक्षण होता है, परीक्षा होता है। और महात्मा गांधी के अनुसार एक सभ्यता का सत्य परीक्षण क्या है? कि उसकी नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति, उस सभ्यता का नैतिक भी और आध्यात्मिक दोनों प्रगति हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है छठा नंबर, इन भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर्स द नेशन। नेशन मतलब क्या होता है? राष्ट्र होता है, और यहाँ राष्ट्र क्या है? भारत है।
और यहाँ पे आप देखिए कि टाइटल क्या लिखा है, भारत इज माई होम, मतलब भारत जो राष्ट्र है उसी को होम बना रहे हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन तुलना करते हैं द नेशन, राष्ट्र को। भाई यहाँ राष्ट्र कौन है, भारत ही तो राष्ट्र है, और भारत ही मेरा घर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होम। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्र की तुलना किससे करते हैं, तो ए होम से, घर से करते हैं। किससे आप पकड़ सकते हैं, भारत इज माई होम, भारत एक राष्ट्र है जिसको होम बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, व्हाट सेंट्रल आइडिया डज वाल्ट विटमैन एक्सप्रेस इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसकी रचना है, एक पोयम है वाल्ट विटमैन की, याद रखिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसकी है, तो वाल्ट विटमैन की। अब यहाँ कहा जा रहा है कि व्हाट सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र या मुख्य, आइडिया मतलब विचार, मतलब कौन सी मुख्य विचार डज वाल्ट विटमैन एक्सप्रेस, वाल्ट विटमैन समझाते हैं, बताते हैं इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उनकी जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें कौन सा सेंट्रल आइडिया है, मतलब किस पे आधारित। कोई मूवी बनता है तो किसी एक विषय वस्तु या थीम पे आधारित मूवी बनता है, फिल्म बनता है, एक विषय पे केंद्रित होता है। उसी तरह कुछ लिखते हैं तो किसी विषय पे केंद्रित होगा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो वाल्ट विटमैन का है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो उसका जो सेंट्रल आइडिया है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन नेचर। मतलब इस कविता से क्या पता चलता है कि द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब सभी मानवों में क्या हो, एकता हो, एंड नेचर, और स्वभाव। ठीक है ना, इसके बारे में क्या बोलते हैं कि द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, ये आपका क्या है, मूल केंद्र है, सॉरी केंद्र है इस कविता का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानवों में क्या हो, एकता हो, एंड नेचर, और प्रकृति। उस पे क्या बोलते हैं कि ये लिखे हैं, ये कविता आधारित है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज नानू काका इन द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। अब पिंच ऑफ स्नफ जो आपकी स्टोरी है ना, जो कहानी है, उसमें नानू काका कौन है, तो नानू काका क्या है, लेखक के क्या है, अंकल हैं। अंकल मतलब यहाँ देखिए अंग्रेजी का यही तो एक क्या बोलते हैं विडंबना है, उस ससुरा चाचा को भी अंकल कहेगा, मामा को भी अंकल कह देता है। तो यहाँ समझ गए, ये मामा के सेंस में आ रहा है। तो द नरेटर्स, नरेटर मतलब लेखक होगा, ठीक है ना, तो लेखक के मामा है, द नरेटर्स अंकल, लेखक के मामा है। ठीक है ना, हु इज नानू काका इन द स्टोरी, नानू काका क्या है, तो लेखक के क्या है, मामा है, नरेटर्स अंकल, अंकल शब्द याद रखिएगा। ठीक है ना, 9 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, द लाइन्स नर्सेस टू देयर ग्रेप्स आर गॉन बट द प्रिम्स गो रोलिंग ऑन आर टेकन फ्रॉम। मतलब ये जो लाइन है कहां से लिया गया है, नर्सेस, नर्सेज याद रखिएगा, नर्सेस टू देयर ग्रेप्स आर गॉन बट द प्रेम्स, प्रेम्स याद रखिएगा, प्रेम का मतलब होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लिए होते हैं, 1-2 महीने के होते हैं, तो आप देखिएगा 4 पहिया एक छोटा सा गाड़ी होता है जिसपे बैठा कर पीछे से ढकेलते हुए लेके जाते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो नर्सेस टू देयर ग्रेप्स आर गॉन मतलब उसके संरक्षक, नर्सेज मतलब क्या हुआ, यहाँ गार्जियन के सेंस में आ रहा है कि गार्जियन की मृत्यु हो गई है, मतलब वो अपने कब्र में चले गए हैं। बट द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, लेकिन उनके जो बच्चे हैं ना, गो रोलिंग, रोल मतलब लुढ़कना, मतलब वो इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब उनका कोई संरक्षक नहीं है, देख रेख करने वाला नहीं है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ, ये लाइन कहां से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लाइन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10वां नंबर, वेयर वॉज आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। सबसे पहले तो ये देखिए कि आई हैव अ ड्रीम जो है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आपकी रचना है, लेसन नंबर 4 है, आप जब प्रोज पढ़ेंगे तो। ठीक है, और एक स्पीच है, कई बार प्रश्न पूछता है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ डैश करके दे देगा नीचे, स्पीच ए से ऐसे करके देता है, तो आई हैव अ ड्रीम क्या है, स्पीच है। एक प्रश्न तो ऐसे तैयार हो गया। अब कह रहा है कि जो स्पीच है ना, भाषण है, कह रहा है कहाँ दिया गया, डिलीवर मतलब भाषण देने के सेंस में आता है, देना, मतलब ये भाषण कहाँ दिया गया था, तो ये दिया गया था, देखो ये अमेरिकन राइटर है जो क्या बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो अमेरिका में ही देंगे, न्यू दिल्ली, ये देखो वाशिंगटन है या इंग्लैंड है, तो ये दिल्ली इंग्लैंड तो छट जाएगा, वाशिंगटन डीसी दोनों, इसमें से ऑप्शन में से अगर कंफ्यूज होंगे तो आपको एक देना पड़ेगा, बाकी ये दोनों तो छट जाएगा। तो लिंकन मेमोरियल हॉल, लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी, लिंकन मेमोरियल याद रखिएगा, लिंकन मेमोरियल जो है ना
वहां पे इन्होंने क्या किया था, वाशिंगटन डीसी में, वहां पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या किया था, एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था, जिसको हमारे किताब में दिया गया है और उसका टाइटल क्या रखा गया है, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट मेंशन्ड बाय बर्टन रसेल इन द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। सीधी सीधी समझना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एक आपकी किताब में रचना है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज का मतलब विचार, दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो मानव को विकसित करने में क्या बोलते हैं, सहायता किया। ठीक है, इसका मतलब ये सेंस आ रहा है। खैर, ये याद रखिएगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसके राइटर कौन है, बर्टन रसेल। अब कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया, निम्नलिखित विचारों में से कौन सा विचार इज नॉट मेंशन्ड, मेंशन मतलब बताना, उल्लेख करना, उल्लेख नहीं किया गया है बाय बर्टन रसेल, बर्टन रसेल के द्वारा इन द एसे, उनके निबंध में, जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। मतलब इस प्रश्न को समझिए, इसलिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, रट्टा नहीं मारिए। मतलब बर्टन रसेल की जो रचना है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, उसमें इन चारों में से कौन से विचार के बारे में नहीं बताए हैं। तो द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। क्या क्या बताया है, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब जानवरों को डोमेस्टिक मतलब टेम करना, मतलब पालतू बनाना, उनको क्या बोलते हैं कि अपने बस में रखना, इसके बारे में बताया है। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के आविष्कार के बारे में बताया गया, बताए हैं उन्होंने। द आर्ट ऑफ राइटिंग, और लेखन की कला के बारे में बताया है। लेकिन उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया अपनी रचना में द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक इज। अब क्या है, इससे पहले समझ लीजिए। देखिए, सोल्जर एक पोयम है जिसके पोएट कौन है, रूपर्ट ब्रूक। याद होना चाहिए, जितनी रचना है सबका राइटर याद होना चाहिए। आपका 10 नंबर तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। मैं बताऊंगा कितनी आसानी से आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्टिव में पूछेगा 5 पर 10 नंबर का। ठीक है। कितने लोगों को तो जानकारी के अभाव में वो प्रश्न छूट जाता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कर देना है। द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक जो सोल्जर लिखे हैं वो क्या है, ऑड है, सोनेट है, बिलॉड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो क्या है, सोनेट है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, सोनेट है। सोल्जर क्या है, सोनेट है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब्ड इन द पोयम ऑड टू ऑटम। एक पोयम है ऑड टू ऑटम, ठीक है ना। तो ऑड टू ऑटम जो पोयम है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा, इज नॉट एन इमेज, एक इमेज नहीं है। ठीक है ना, ऑफ ऑटम। ऑटम जो होता है एक सीजन होता है। ठीक है ना। ऑटम सीजन का क्या बोलते हैं कि कौन सा एक इमेज नहीं है, मतलब जैसे बारिश सीजन होता है, रेनी सीजन, तो रेनी सीजन का इमेज क्या है भाई, वर्षा होती रहती है, चारों तरफ पानी लगा रहता है। विंटर सीजन का क्या है भाई, ठंडा पड़ता है, उसका इमेज कैसे बनता है यार, धूप धूप छाया रहता है, क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें होता है। तो ऑटम सीजन का इमेज निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, डिस्क्राइब्ड, जिसका उल्लेख किया गया है इन द पोयम, कविता में, ऑड टू ऑटम। मतलब ऑड टू ऑटम जो कविता है, उस कविता में निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज, कौन सा एक चित्र को नहीं बताया गया है, दिखाया गया, समझाया गया। चित्र मतलब उसको सॉरी, क्यों, जैसे रेनी सीजन हम कहेंगे तो आपके दिमाग में पानी होने की सेंस आ जाएगा, वैसे ऑटम सीजन के बारे में कौन सा एक नहीं बताया गया है। तो जरा आप भी अनुमान लगाइए, देखिए कौन सा आपका नहीं बताया गया है। तो आपका क्या बोलते हैं, स्नो लेडन माउंटेन पिक्स। स्नो लेडन मतलब बर्फ से ढका हुआ, स्नो मतलब बर्फ, लेडन मतलब ढका हुआ, माउंटेन पिक्स पर्वत की चोटियां। मतलब ऑटम सीजन में ऐसा नहीं है कि पर्वत जो होते हैं बर्फ से ढक जाते हैं, ये सारी चीजें नहीं बताया गया है। क्या क्या बताया गया है, रिपेंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, मतलब फल और फ्लावर, फल तो पक जाते हैं, फ्लावर एकदम खिल जाते हैं, उसके बारे में ऑटम सीजन की बात है। ठीक है। ब्लीटिंग, ब्लीट मतलब मेमियाना होता है, द ब्लीटिंग ऑफ द फुल ग्रोन लेम्स, मतलब जो वयस्क बड़े क्या बोलते हैं, मेमने होते हैं, उनके वो लोग कैसे बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है। स्वॉलोज ट्विटरिंग इन द स्काई, स्वॉलोज मतलब एक पक्षी होती है जो आकाश में चहचहाती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। ऑटम सीजन में ये सारी चीजें होती है, लेकिन पर्वत का जो चोटी होता है वो बर्फ से नहीं ढकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, सॉरी, विच वेयर डिड साइबी लिव। साइबी लिव, द आर्ट एक आपकी क्या बोलते हैं रचना है, आपके बुक में पढ़िएगा, जिसके राइटर है सिगानोया। उसी में एक करेक्टर है साइबी, एक छोटा सा लड़का है। ठीक है। कहा जा रहा है कि वेयर डिड साइबी लिव, साइबी कहाँ रहता था।
देखिए, तो साइबेरिया रहता था कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन अ हार्बर टाउन वन कुड क्रॉस इन 20 मिनट्स। हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है। जैसे मुंबई क्या है, वहां पे देखिएगा तो बंदरगाह है, समुद्री एरिया है, तो वैसे ही कह रहा है इन हार्बर टाउन, एक बंदरगाह वाले शहर में, वन कुड क्रॉस इन 20 मिनट, जिसको क्या बोलते हैं, इतना छोटा शहर था जिसको कोई भी 20 मिनट में पार कर सकता था, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पे जा सकता था। तो साइबी कहाँ रहता था? हार्बर टाउन, याद रखिएगा, हार्बर टाउन। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश? समझिए, डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? डायलेक्ट का मतलब होता है बोली बोल सकते हैं, ठीक है ना, उपभाषा बोला जा सकता है। डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ फोर डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, मतलब प्राचीन अंग्रेजी जो है ना, उसके 4 उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनमें से 4 तो विकल्प दिया है, तो चारों में से एक कौन सा नहीं है? ठीक है, तो वेस्ट मिडलैंड क्या है? ओल्ड इंग्लिश का क्या है? डायलेक्ट नहीं है, लेकिन केंटिश, वेस्ट सेक्सन और मर्सियन क्या है? ओल्ड इंग्लिश का क्या है? उपभाषाएं हैं, लेकिन वेस्ट मिडलैंड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड? मध्य अंग्रेजी का जो समय था, उस समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध रचना है, उस समय लिखा गया है? तो उस समय लिखा गया था क्या? बीवुल्फ। याद रखिएगा, कई बार पूछा है, बीवुल्फ क्या बोलते हैं? मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखा गया था, बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया? पॉल एस बक जो है ना, ठीक है ना, वो भारत के बारे में लिखी हैं, तो उनकी रचना में उन्होंने क्या लिखा है वो पूछ रहा है। कह रहा है कि व्हाट, अब व्हाट हटा दीजिए, ये बीच में क्या बोलते हैं, ये डाल दिया है इतना, अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक, पॉल एस बक के अनुसार, अब व्हाट यहां लाइए, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सा चीज सबसे महत्व, या कौन सबसे महत्वपूर्ण चीज था, चीज में बोल रहा हूं, समझ सकते हैं, ठीक है ना, फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, भारत को समझने के लिए। मतलब पॉल एस बेक ने अपनी रचना में किस चीज पे सबसे ज्यादा महत्व दिया है भारत को समझने के लिए? तो उन्होंने क्या कहा? भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मीटिंग कॉमन इंडियन पीपुल। जाइए और भारत में रहने वाले सामान्य लोगों से मिलिए, जो सड़क पे सब्जी बेच रहा है, जो ठेला लगा रहा है, आप ऐसे लोगों से मिलिए, तब जाके आपको भारत समझ में आएगी। सही बात है। अगर किसी देश को जानना है ना, तो आप उस देश में जाइए और देखिए कि लोग वहां जो रह रहे हैं उनसे बात कीजिए, कॉमन पीपुल से। अमीरों, जो अमीर लोग हैं, अमीरों को देख के थोड़े उस देश के बारे में आप कोई भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिसी बनाते हैं, दिल्ली में बैठ के, वहां से ऑफिस में बैठ के पॉलिसी बना देंगे कि गांव के लोगों पे ये सारी नियम लागू होंगे और इस तरीके से क्या बोलते हैं कि चीजें दी जाएंगी। भाई जो महल में रह रहा है वो हमारा दुख क्या समझेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। 18 नंबर प्रश्न क्या है, विच इवेंट इन 1476 हेल्प्ड स्टैंडर्डाइज मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर? कह रहा है कि इच इवेंट, कौन सी घटना, इन 1476, 1476 ईस्वी में, 1476 ईस्वी में कौन सी घटना घटित हुई जिसने क्या किया? हेल्प, सहायता किया, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? बोलते हैं अगर स्टैंडर्ड हाई नहीं है, कम बा, स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है, तो मानकीकृत हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइज मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर, मतलब 1476 में कौन सी घटना घटी जिसने ये सहायता कर दी कि आधुनिक अंग्रेजी के स्पेलिंग को और ग्रामर को, वर्तनी को, इसका मतलब वर्तनी होता है, और व्याकरण को क्या किया? एक मानकीकृत कर दिया, मतलब स्पेलिंग भी बहुत अच्छे बना दिए, कहीं गलती नहीं होंगे, और व्याकरण भी बहुत शुद्ध कर दिया। कौन सी घटना घटी थी बाबू? तो 1476 ईस्वी में घटना घटी क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाई कैक्सटन। कैक्सटन ने क्या किया कि क्या बोलते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का ही क्या बोलते हैं कि लोगों के सामने लेके चले आए, भाई एक मशीन है, इससे प्रिंट वगैरह होगा। अब जब चीजें प्रिंट होने लगी, पहले क्या होता था, क्या बोलते, ताम्रपत्र पे ये सारी चीजें पे लिखा जाता था, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो उसने सहायता क्या किया कि बहुत सारे चीज प्रिंट होने लगे, अब सारी चीजें क्या बोलते हैं सही सही करके निकाला जाने लगा। तो 1476 में क्या हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस का क्या बोलते हैं कि वो सामने आया था, आविष्कार हुआ था। आप बोल सकते हैं किसके द्वारा? कैक्सटन के द्वारा। याद रखिएगा इस चीज को।
19 नंबर प्रश्न है, द वर्ड बाजार, बाजार बोलते हैं ना हम, बाजारे जाता नहीं, का लिया हुए तो सब्जी लिया हुए, तो द वर्ड बाजार वाज बारोड बाय इंग्लिश फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। समझिए इसको, द वर्ड बाजार, बाजार जो शब्द है ना, वाज बारोड, बारो मतलब उधार में लेना होता है, उधार लेना, ठीक है, तो वह लिया गया था बाय इंग्लिश, अंग्रेजी के द्वारा, अंग्रेजी ने जो बाजार शब्द है लिया था फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज, मतलब निम्नलिखित भाषाओं में से कौन से भाषाओं से, कौन सी एक भाषा है जो ने भाषा से अंग्रेजी बाजार शब्द के ले लेगा, तो वो भाषा है कौन, पर्शियन। ये पर्शियन मूल शब्द है, बाजार कहाँ से कहाँ का शब्द है, पर्शियन भाषा का शब्द है, लेकिन अंग्रेजी का ले लेबा, इकट्ठा कर लेबा। अंग्रेजी का तो यही फ्लेक्सिबिलिटी है, पता है क्या किया है ससुरा, अलग अलग भाषाओं से अपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया, अब पूरे विश्व में फैल गया। समझ में आ गया। 20 नंबर प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज यूनिवर्सिटी विट। यूनिवर्सिटी विट समझिए, देखिए यूनिवर्सिटी विट एक तरह का समूह है, ग्रुप है, जो एक समय था जिसमें कई सारे लेखक थे, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ यूनिवर्सिटी विट, मतलब कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सिटी विट था, मतलब यूनिवर्सिटी विट में कौन सा एक लेखक था, तो वो थे कौन, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो उसमें यूनिवर्सिटी विट में थे। समझ में, और भी कई सारे लेखक थे, यहाँ जितना पूछ रहा है उतना ही समझिए। यूनिवर्सिटी विट एक तरह का ग्रुप था जिसमें क्रिस्टोफर मार्ले थे, उनके अलावा और भी कवि थे, ठीक है। तो मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, इसके पहले मैं 3 सेट में 20 करके कराया हूँ। ध्यान रखिए, मैं उतने ही प्रश्नों को करा रहा हूँ जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है। और आगे धीरे धीरे मैं सारी चीजें उतने, देखिए बहुत सारी चीजें इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सारी चीजें भी पढ़ रहे होंगे। अगर साइंस होगा तो बायो होगा, तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे, ज्यादातर वही ध्यान दे रहे होंगे। मैथ होगा तो मैथ आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा आर्ट्स वाला अपना क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा, जियोग्राफी पढ़ रहा होगा, ठीक है। अंग्रेजी या हिंदी कौन नहीं पढ़ता है, आई नहीं समझता है कि जो गणितों में 100 नंबर मिली, अच्छा गणितों में तो 100 नंबर मिलबे कर रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बायोलॉजी में एकदम हुमाचा मार देना सा, हुमाचा समझ रहे हैं, दम लगा देना सा, ओकनी नहीं के पता कि 20-20 नंबर के 25-25 नंबर प्रैक्टिकल को ओहू में मिल रहा, तो प्रैक्टिकल का तो कुछ मिल ही जाता है, थ्योरी कम ही होता है। समझ में आ रहा है। तो वही थ्योरी के लिए मरे जा रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि 100 नंबर का अंग्रेजी है, हिंदी है, थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और वही अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन चीजों को मैं यहाँ पे आपके सामने ला रहा हूँ, जो पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वीडियो को आप दिन भर में 1-2 बार ऐसे ही देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हैं। और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, नहीं तो बाद में वही हो जाएगा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ में आ रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।